हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा हाउसिंग फाइनेंस स्पेस भी खत्म हो जाएगा। हमने शायद 3 या 4 वीडियो बनाए हैं और उसमें कुल मिला के 20 से ज़्यादा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कवर कर ली। चाहे वो अफोर्डेबल वाले स्पेस में हो, चाहे वो प्राइम लोन करता हो, किसी भी तरीके का अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो हम उसको कवर कर चुके हैं। तो चलिए, इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे स्टार्टिंग में उन कंपनियों की जो अच्छा रिजल्ट लेके आ रही है, जो अच्छा ग्रोथ लेके आ रही है, जो इंडस्ट्री से मार्केट शेयर कैप्चर करेंगी। पहले उनके बारे में बात करेंगे, फिर लास्ट में जाते-जाते हम एक आधी ऐसी कंपनी भी उठाएँगे जिनका इतना अच्छा ग्रोथ आ नहीं रहा, मतलब उसमें कुछ कुछ ढंग का हो नहीं रहा है। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया शेल्टर फाइनेंस के बारे में। अगर कंपनी का मार्केट कैप देखने जाएँ, तो 80 टू 100 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। और यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। चाहे अगर हम एयूएम ग्रोथ देखें, अच्छा एयूएम ग्रोथ आ रहा है, डिस्बर्समेंट में अच्छा ग्रोथ आ रहा है, एसेट क्वालिटी हमने अच्छी मेंटेन कर रखी है। तो एक पिक्चर परफेक्ट कंपनी की तरह ही निकल के आ रहा है। अगर आप देखने जाओगे, तो इन्होंने अपने एयूएम को बढ़ाया बाय 36%, डिस्बर्समेंट में हमें 29% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला ओवर अ वाई-ओवाई लेवल। तो 36% का एयूएम में ग्रोथ, 29% का डिस्बर्समेंट में ग्रोथ, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द होल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। इससे पहले हमने देखा था कि भाई जो हमारा होम फर्स्ट फाइनेंस है वो 32-33% के आसपास का ग्रोथ कर रहा था। यहाँ पर 36% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है। हाँ, स्टार हाउसिंग फाइनेंस का ज़रूर 45% के आसपास का ग्रोथ था, बट हमें समझना पड़ेगा कि उसका बेस बहुत ज़्यादा छोटा है और उसमें सारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही। वहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज हमें देखने को नहीं मिल रहा, वहाँ पर थोड़ी-सी एसेट क्वालिटी को लेके इश्यूज़ आ रहे हैं, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें भी बिल्कुल ठीक चल रही हैं। अच्छा जी, अगर हम देखने जाएँ इनका लोन बुक साइज़, तो 7600 करोड़ रुपीज़ के आसपास का लोन बुक है। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा-सा कंपेयर करने की ज़रूरत है। जो हमारा स्टार हाउसिंग फाइनेंस है, स्टार हाउसिंग फाइनेंस 500 साढ़े 500 करोड़ रुपए का उनका लोन बुक है। यहाँ पर 7600 करोड़ रुपीस के आसपास का लोन बुक है। तो अगर इस तरीके से देखने जाएँ, तो रिलेटिवली जो स्टार है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। उसको आइडियल सिनेरियो में जो उसका 65, 70, 75, 80% के आसपास का ग्रोथ था, उसको लेके आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हाँ, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आप अपने छोटे बेस को लेवरेज करके आगे बढ़ रहे हो। बट वहाँ पर हमें वो चीज़ होती हुई देखने को मिल नहीं रही है। वहीं 7600 करोड़ रुपीस के आसपास का लोन बुक होने के बावजूद जो इंडिया शेल्टर है वो बहुत अच्छी रेट पे ग्रो कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको एक अच्छी कंपनी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगर हम पार्ट के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जबरदस्त ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिला। 57% का हमें ग्रोथ देखने को मिला ओवर अ वाई-ओवाई लेवल। एयूएम में 36% का ग्रोथ, जो आपका डिस्बर्समेंट है वहाँ पर 29% का ग्रोथ और पार्ट में 57% का ग्रोथ। तो ये देखिए कितना अच्छा चल रहा है इस कंपनी के साथ सारी की सारी चीज़ें। अगर हम इनके बात करें कॉस्ट ऑफ फंड्स की या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की और यील्ड की, तो मोर और लेस दोनों ही चीज़ें स्टेबल रही। इसी की वजह से अगर हम देखने जाएँगे, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा आपके जो रेशोज़ हैं, जैसे आपका यील्ड हो गया, स्प्रेड हो गया, इन वाले रेशो में आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा और ये हमें ऑलमोस्ट सारी की सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है कि भाई जो हमारे कॉस्ट ऑफ फंड्स है, वो ऊपर आना बंद हो गए हैं, वो स्टेबलाइज़ हो गए हैं और ये अब यहाँ से नीचे जाएँगे, क्योंकि जो हमारी आरबीआई है, वो आरबीआई रेट कट कर रहा है। तो अब आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऊपर की साइड में कैप हो गई, वो नीचे जाना शुरू करेगी। आपकी ये भी आपने कैप कर रखी है यील्ड, अब आप थोड़ा बहुत कस्टमर को भी बेनिफिट ट्रांसफर करोगे कि भाई अगर जो जो आरबीआई है हमारा, वो 100 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का रेट कट कर रहा है, कुल मिला के पूरे साल भर में अगर 100 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट करेगा, तो हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का रेट कट अपने कंज्यूमर को भी पास ऑन करोगे। तो यहाँ पर आपको मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने को मिल सकता है, आपको एक कॉम्पिटिटिव रेट पे भी आते हुए देखने को मिल सकता है। बट जो हमें आज से 1 साल पहले कहानी देखने को मिल रही थी कि भाई अगर आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर जा रहे हैं, आप अपनी यील्ड नहीं बढ़ा पा रही, इसकी वजह से आपको स्प्रेड में कंप्रेशन देखने को मिल रहा है। वो वाली साइकिल ज़रूर खत्म हो चुकी है। तो अब यहाँ पर स्प्रेड के नज़रिए से हमें किसी भी कंपनी में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, ये चीज़ भी हमने समझ ली। इसके बाद अगर हम इनके थोड़ा ज्योग्राफिकल प्रेज़ेंस के बारे में बात करें, तो इनका 15 स्टेट्स में नेटवर्क है, जिसमें से 31% एयूएम तो सिर्फ राजस्थान से ही आ जाता है, 17% आता है महाराष्ट्र से, 11% आता है एमपी से, 7% यूपी से और बचा हुआ जो भी है वो हमारे अदर स्टेट से आता है। तो अभी भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, सिर्फ 15 स्टेट में प्रेज़ेंस है, नए-नए स्टेट में अपना प्रेज़ेंस बढ़ा रहे हैं। तो ये एक वो पिक्चर परफेक्ट कंपनी की तरफ निकलता हुआ आ रहा है, जो हम
ढूँढना चाहता है कि भाई जो 4, 5, 10 ज्योग्राफी, 15 ज्योग्राफी में हो उसका प्रेज़ेंस हो, वहाँ पर बहुत अच्छा वो लोग स्केल कर रहे हो, वहाँ पर बहुत अच्छी वो लोग ग्रोथ लेके आ रहे हो और आगे नए-नए स्टेट्स में एंटर कर रहे हो। मेंटेनिंग देयर एसेट क्वालिटी, मेंटेनिंग देयर पेस ऑफ ग्रोथ, यहाँ पर हर चीज़ देखने को मिल रही है। अगर हम देखने जाएँ इनकी एसेट क्वालिटी एकदम प्रिस्टीन लेवल पे इनकी एसेट क्वालिटी है। ग्रॉस एनपीए 1.2% के आसपास है, नेट एनपीए 0.9% के आसपास है। तो हमारी एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसीलिए अगर हम देखें तो इनका जो आरओए और आरओई है, दोनों के दोनों ही इंप्रूव करें। इनका आरओई इंप्रूव करके 15% के आसपास पे पहुंच गया है और जो इनका आरओए है वो 5.5% के आसपास पे पहुंच गया है। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा लेवरेज्ड है ये कंपनी, अभी भी 2.8 टाइम्स ही लेवरेज है। तो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आइडियली 6 to 7 टाइम्स लेवरेज तक जा सकता है और अभी ये 2.8 टाइम्स लेवरेज पर ही है। तो अभी अपने लेवरेज को भी डबल कर सकता है। तो मतलब इनका आरओई भी यहाँ से डबल हो सकता है। ये 25% आरओई, 30% आरओई की तरफ जा सकते हैं बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई ज्यादा रिस्क लिए। बस इनको क्या करना है, इनको अपनी एसेट क्वालिटी लगातार मेंटेन करके चलनी है। एसेट क्वालिटी में अगर प्रॉब्लम्स आई तो दिक्कत हो जाएगी, बट वो चीज में अभी तक ये कंपनी अपने आप को कवर करके चल रहा है। अभी तक तो यहाँ पर कोई दिक्कत हमें देखने को मिल नहीं रही। अभी तो एकदम पिक्चर परफेक्ट जो रिजल्ट आना चाहिए था वो आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा और देखने जाएं तो इनका लोन बुक सेगमेंटेशन देखें तो 58% ऑफ द लोन आर होम लोन्स, 42% आर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और उसमें भी 75% लोन्स जो ये लोग करते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी वाले लोगों को करते हैं। बचा हुआ जो 26% है वो हमारी सैलरीड एम्प्लॉय को जाता है। ये चीज भी हमने समझ लिया। अब फाइनली अगर कंपनी के नंबर्स देख लें थोड़े से, तो इनका नेट टोटल इनकम में ग्रोथ आया 47% का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ आया 57% के आसपास का और क्रेडिट कॉस्ट इनका थोड़ा सा बढ़ा, बट उसके बावजूद पैट में हमें 57% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला। तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट, बहुत बेहतरीन, मतलब वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट इन द ओवरऑल अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस, ये चीज हम कह सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। अगली कंपनी का नाम है हमारे पास पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में अगर हम देखने जाएं तो ये कंपनी ऐसा है जिसमें टर्न अराउंड होता हुआ देखने को मिल रहा है कि भाई पहले तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते थे, बट अब हाँ, अब धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। अभी भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट नहीं है। अगर आप एब्सोल्यूट नंबर पे देखोगे ना तो आपको ऐसा कुछ धुआंधार कंपनी लगेगा नहीं, बट जिस पोजीशन से आ रहा है वहां से ये लोग इंप्रूव करते हुए आ रहे हैं, तो इसको हमें एक प्लस पॉइंट देना पड़ेगा। अच्छा, अगर इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें तो 20,900 करोड़, मतलब 21,000 करोड़ रुपए के आसपास इनका मार्केट कैप है। अगर हम एयूएम ग्रोथ के बारे में बात करें तो 17.5% के आसपास का इनकी लोन बुक में ग्रोथ आया, एयूएम में ग्रोथ आया। डिस्बर्समेंट के बारे में बात करें तो 31% के आसपास का यहाँ पर डिस्बर्समेंट में ग्रोथ देखने को मिला। और अगर इनके एयूएम साइज के बारे में बात करें तो 70,700 करोड़ रुपीज के आसपास इनका एयूएम है। अब देखो फर्क समझो थोड़ा सा क्या हो रहा है। यहाँ पर ये कंपनी पहले बहुत ज्यादा बिल्डर को लोन किया करता था, प्रोजेक्ट लोन किया करता था, बड़े अमाउंट का लोन किया करता था। वहां पर इनको आ गई एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम। अब ये क्या कर रहा है, उस पूरी की पूरी बुक को रन डाउन कर रहा है और वही अफोर्डेबल वाले स्पेस में घुस रहा है। जैसे हम बाकी सारी कंपनियों में देख रहे हैं ना कि यहाँ पर अफोर्डेबल में ज्यादा ग्रोथ है, तो ये कंपनी भी अफोर्डेबल में घुसना चाह रही है और वहां पर ही ग्रोथ लेके आना चाह रही है। तो ये कंपनी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो इतनी बुरी स्थिति थी कि ये लोग 10%, 11%, 12% के आसपास का ग्रोथ करते थे, बट अब उसको ये लोग बढ़ा के 18% के आसपास ले आए हैं। तो ये कंपनी टर्न अराउंड वाली कैटेगरी में है कि पहले बहुत ही खराब रिजल्ट था, बट अब हम इंप्रूव करके सही डायरेक्शन में चलने लग गए। तो अभी हमें ये नहीं देखना कि भाई 22% का एवरेज ग्रोथ है, 22% का एवरेज ग्रोथ में आपने सिर्फ 18% ही लेके आए हो, बट कंपनी का ट्रेंड सही है वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और वो यहाँ पर चीज देखने को मिल रही है। और देखो इससे एक और चीज समझ में आती है, आपका 71,000 करोड़ रुपीज के आसपास का लोन बुक है, फिर भी आप उसको 18% की पेस पे ग्रो कर पा रहे हो। तो ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट है, पूरा का पूरा सेक्टर है, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अब इसमें अगर कोई कंपनी ग्रो नहीं कर पा रहा, वो सोल्ली उस कंपनी की नेग्लिजेंस है या उस कंपनी की खामी है। ऐसा नहीं है कि सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ऐसा नहीं है कोई उस सेगमेंट में प्रॉब्लम आ गई हो। वो कंपनी ही ढंग से ग्रो नहीं कर पा रही, उस कंपनी का मैनेजमेंट इतना एफिशिएंट नहीं है, इसकी वजह से वो लोग ग्रोथ नहीं ला पा रहे। ये चीज़ में हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो हमने बात कर ही ली है कि ये लोग पहले ज़्यादा प्राइम लोन करा करते थे, ज़्यादा महँगे वाले लोन किया करते थे। अब उसके बाद ये लोग उठ के अफोर्डेबल वाले लोन में आ रहे हैं। अगर हम वही देखें, अफोर्डेबल वाले लोन में इनको ग्रोथ देखने को मिल रहा है 126% के आसपास का। मतलब बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। पूरा का पूरा जो बुक है, वो यही वाला सेगमेंट चला रहा है, यही वाला सेगमेंट उसको आगे लेके जा रहा है। ये चीज़ भी हमने समझ ली। अगर हम इनका लोन बुक सेगमेंटेशन देखने जाएँ, तो 72% आर हाउसिंग लोन,
और 28% जो रिमेनिंग 28% है वो नॉन हाउसिंग लोन है। और ये भी कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि 61% ये लोग लोन देंगे सैलरीड कस्टमर को और 39% सेल्फ एम्प्लॉयड को। जो इंडिया शेल्टर था वो एकदम ऑपोजिट केस था कि भाई हम ज्यादा देंगे सेल्फ एम्प्लॉयड को, कम देंगे सैलरीड को। अब इसमें कोई भी गलत नहीं है, दोनों की अपनी अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी है, नेचर ऑफ द बिजनेस सबका अलग होता है। भाई अगर कोई कंपनी ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी वाले लोगों को लोन देना चाह रही है तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, वो उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा यील्ड चार्ज कर लेंगे। वो लोग अपने यील्ड को ऊपर रखना चाह रहे हैं, अपने स्प्रेड को बढ़ा के रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका हो सकता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा हो। बट यहाँ पर पीएनबी के केस में एक बड़े पेरेंट की बैकिंग है, तो इनको कॉस्ट ऑफ फंड या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं यार, मैं सैलरीड कस्टमर को लोन दे दूंगा, मैं चाहे 2% कम यील्ड पे दे दूंगा। कि भाई इंडिया शेल्टर को अपना 6% का स्प्रेड बनाने के लिए सपोज 20% पे लोन देना पड़ रहा है या 15% पे लोन देना पड़ रहा है, वहीं ये लोग कहते हैं कि मैं अपना 6% का स्प्रेड बनाने के लिए 10% पे भी लोन दे दूंगा, या 12% पे भी लोन दे सकता हूँ, या 15% पे भी लोन दे सकता हूँ। तो ये डिफरेंस है। तो इसमें कोई भी चीज सही या गलत नहीं है, इसमें हमें समझना है कि भाई बिजनेस चलता कैसे है, इसमें नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। इसमें किसी भी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि भाई पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस अच्छा कर रहा है या जो इंडिया शेल्टर है वो ज्यादा अच्छा कर रहा है। ये चीज भी हमने समझ लिया। अगर हम इनका ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन देखने जाएं तो 22% लोन आता है इनका महाराष्ट्र से, 11% आता है दिल्ली एनसीआर से, 11% आता है तमिलनाडु से, 9% आता है तेलंगाना से, 9% आता है कर्नाटका से। ये चीज भी समझ लिया। अब देखो इनके साथ एक और चीज हो रही है। अब जैसे हमने पहले समझा था कि ये लोग पहले प्राइम कैटेगरी का लोन ज्यादा किया करते थे, बड़े बड़े बिल्डर को लोन दिया करते थे, महंगे महंगे लोन दिया करते थे कि भाई 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ का लोन दे दिया। जैसे ही आप ये इस बड़े लोन से छोटे लोन पे शिफ्ट होते हो, अफोर्डेबल हाउसिंग वाले लोन पे शिफ्ट होते हो कि भाई आप 10 लाख का लोन कर रहे हो, 15 लाख का लोन कर रहे हो, तब आपकी यील्ड भी बढ़ जाती है, आप वैसे ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर पाते हो। तो इसीलिए यहाँ पर इनके पास और थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो ये लोग आगे के लिए जो लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ है वो हमें यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल सकती है। ये चीज में हमें समझ के चलना पड़ेगा। चलिए, अगर हम इनके एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें तो इनकी एसेट क्वालिटी लगातार इंप्रूव हो रही है, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस बेस था वो काफी ज्यादा था, वहां पर उस टाइम हमारी एसेट क्वालिटी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब वहां से ये चीजें सारी इंप्रूव होती जा रही है। अगर अभी हम बात करें तो इनका जो ग्रॉस एनपीए नंबर है वो 1.2% के आसपास पे आ गया है, नेट एनपीए 0.8% के आसपास पे आ गया है, और इनकी क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव है। नेगेटिव 0.2% के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट है। मतलब अब ये लोग, इन्होंने जो पुराने प्रोविजन कर रखे थे वहां से पैसा निकाल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी सिचुएशन है कंपनी के लिए। इससे हमें पता चलता है कि भाई कंपनी का मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि भाई हमें आगे चल के कोई ज्यादा एसेट क्वालिटी में दिक्कत आने नहीं वाली। हमारी एसेट क्वालिटी अच्छी मेंटेन होके रहेगी, आगे अच्छे से बेहतर ही होती रहेगी। ये चीज भी बढ़िया है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इनके नंबर्स के बारे में जरा सी बात करें तो इनका टोटल इनकम वेंट अप बाय 13%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेंट अप बाय 10%। बट जो हमने अभी देखा कि इनका क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव है। जैसे आपका क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव हो जाता है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाता है। अब देखो, बेसिक किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अगर हम इनकम स्टेटमेंट समझने की कोशिश करें या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझने की कोशिश करें, तो आपका एक कंपोनेंट होता है आपका, दैट इज इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। आपने इंटरेस्ट से कितना इनकम कमा लिया। फिर आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर इन दोनों को आप ऐड कर देते हो तो फिर आपका टोटल इनकम बन जाता है। अब ये इंटरेस्ट वाले इनकम क्या है? इंटरेस्ट इनकम वही है कि भाई आपने कोई लोन दिया था, ब्याज पे दिया था, उसको आपने ईएमआई आपने उसको कलेक्ट किया, उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट के लिए, मतलब 100 रुपए का आपने लोन दिया था, 10% की इंटरेस्ट रेट पे दिया था, तो आपको 110 रुपए मिले, तो जो 10 रुपए की कमाई हुई वो आपकी इंटरेस्ट इनकम में चली गई। फिर नॉन इंटरेस्ट इनकम क्या होता है? नॉन इंटरेस्ट इनकम होता है कि भाई वो लोन प्रोसेस करने के लिए आपने 500 रुपए की प्रोसेसिंग फी ली थी, आपने कोई कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया था उसके लिए आपने 500 रुपए लिए थे, आपने कोई पेपर वर्क किया था, आपने कोई विजिट शेड्यूल करी थी, आपने एनी एक्सवाइजेड चीज करी थी कि भाई आपकी सपोज ईएमआई आपने मिस कर दी, उसके लिए आपने चार्जेस लगाए थे, वो सारी हो गई आपकी नॉन इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम प्लस नॉन इंटरेस्ट इनकम आपकी टोटल इनकम बन जाती है। अब इसमें से आपको हटाना होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि भाई आप एक एनबीएफसी कंपनी हो, आप भी तो कहीं से पैसा ला रहे हो। आप सपोज सपोज जैसे पीएनबी है, पीएनबी कुछ पैसा एनएचबी से ला रहा होगा, कुछ पैसा प्राइवेट प्लेयर बैंक से ला रहा होगा, कुछ पैसा पब्लिक बैंक से ला रहा होगा। तो इनकी भी तो एक इंटरेस्ट कॉस्ट है। तो सपोज आपने 100 रुपए उधार लिए थे और 100 रुपए पे आपको 4% के इंटरेस्ट रेट पे ऑन एन एवरेज आपने उधार लिया था, तो आपको 4 रुपए चुकाने पड़ेंगे ना। वो 4 रुपए आपका खर्चा है, वो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है। तो आपने अभी तक क्या किया? आपने इंटरेस्ट इनकम से पैसा कमाया,
नॉन इंटरेस्ट इनकम से पैसा कमाया, अब आपने जो पैसा उधार ले रखा था उसका आपको इंटरेस्ट चुकाना है, तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया। तो ये आ गई आपकी नेट इनकम। अब नेट इनकम में से क्या आप सब्ट्रैक्ट करोगे, अब आप खर्चे सब्ट्रैक्ट करो। खर्चे क्या हो गए आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर के, केपेक्स हो गया कि भाई मैंने एक टेक्नोलॉजी बनाई, मैंने एक अपना ऐप बनाया, मैंने अपनी एक नई ब्रांच खोली, मैंने ब्रांच के लिए नए एम्प्लॉइज हायर करे, मेरी ब्रांच में जो भी चाय कॉफी बिजली पानी सिक्योरिटी गार्ड इन सब के जो खर्चे हो गए वो आपके आ गए केपेक्स के अंदर। तो अब जो आपकी नेट इनकम है, नेट इनकम में से आपने निकाल दिया केपेक्स। जैसे ही आपने केपेक्स निकाल दिया आपके पास एक फिगर आ जाता है प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको हम पीपॉप भी बोलते हैं, ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब पीपॉप में से आप रिड्यूस करते हो क्रेडिट कॉस्ट। क्रेडिट कॉस्ट क्या होती है कि भाई आज के दिन, आज की तारीख में हम कुछ पैसा साइड हटा के रखते हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि आगे चल के हमारे कुछ लोन्स खराब होने वाले। तो अगर आपकी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाती है, आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ज्यादा पैसा बाहर निकलता है, आपका जो पैट आता है ना वो कम आता है, उसमें हमें ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं देखने को मिलता। हमें पता चलता है कि भाई जो आपका पीपॉप है, पीपॉप आपका बड़ा 25% 30% से, बट आपकी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई इसलिए आपका जो पैट है वो शायद 10% से ही बढ़ेगा। वहीं उल्टा केस क्या होता है कि आपका पीपा बढ़ा 20% से, बट आपकी क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव है। आपको लग रहा है कि यार जो मैंने पहले प्रोविजन कर रखा था वही ज्यादा है, उसमें से भी मैं पैसा निकालूंगा और मेरे को कोई डाउट ही नहीं है कि मेरी आगे चल के एसेट क्वालिटी सुधरेगी सुधरेगी, तो मैं उसमें से पैसा निकाल लेता हूं। तो क्या होता है आपका जो 20% का पीपॉप था वो पैट में कन्वर्ट होते होते पैट 30% के आसपास ग्रोथ दिखा देता है। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम चीज हो रहा है। 13% के आसपास का हमारा इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ आ रहा था। अगर हम पीपॉप के बारे में बात करें, पीपॉप हमारा सिर्फ 10% के आसपास पे बढ़ा था, बट हमें पार्ट में ग्रोथ देखने को मिला 43% का, ड्यू टू डिक्रीजिंग क्रेडिट कॉस्ट। इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना है। और क्रेडिट कॉस्ट कितना गिरा, 161% के आसपास से गिर गया। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है इस कंपनी को। बट अब एक चीज समझ के चलना पड़ेगा, ये आजीवन का बेनिफिट नहीं है। ये इस क्वार्टर मिल गया, हो सकता है अगले 2 क्वार्टर और मिल जाए, 3 क्वार्टर और मिल जाए, बट उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। उसके बाद आपको अपनी इंटरेस्ट इनकम में ही ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, आपको अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आपका पैट में ग्रोथ आएगा। ये चीज समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 43% का ग्रोथ 12% के इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ के साथ आप ये चीज अगले 5 साल तक कर सकते हो या 10 साल तक कर सकते हो। ऐसा आप शायद अगले 2 क्वार्टर कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स 3 क्वार्टर कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इस चीज के बारे में ध्यान रखना है कि ठीक है आपका डायरेक्शन ठीक हो रहा है, आप जा सही दिशा में रहे हो कि भाई आप 10-12% की एयूएम ग्रोथ से बढ़ के 17-18% की एयूएम ग्रोथ पहुंच गए हो, बट आप इसको और तेज करो और बढ़ाओ, वो 24-25-26% 27% के आसपास का फिगर टच करो। आप अपनी इंटरेस्ट इनकम को बढ़ाओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ाओ, तब जाके आप एक बहुत अच्छी कंपनी कहलाओगे। अभी नहीं है, अभी नहीं है। अब आप अभी वो ट्रांजिशनिंग वाले फेज में हो। ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। चलिए, इस कंपनी की कहानी हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। ये भी एक छोटा सा कंपनी है। ये डायरेक्ट कंपटीशन है स्टार हाउसिंग के साथ। अगर देखो दोनों का कंपेरेबल सा मार्केट कैप है, दोनों का कंपेरेबल सा एयूएम साइज है। अब देख लेते हैं इसमें हमें कितना ग्रोथ आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम देखने जाएं इनका मार्केट कैप तो 430 करोड़ 430 करोड़ रुपीस के आसपास इनका मार्केट कैप है। और इनके एयूएम ग्रोथ के बारे में बात करें तो 29% के आसपास का एयूएम ग्रोथ आया। तो अब देखो ये नंबर बहुत इंप्रेसिव नहीं है। अब देखो क्यों। अगर हम देखने जाएं, अभी हमने वीडियो में सबसे पहली कंपनी पढ़ी थी, दैट इज इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर का 7,000 7,500 करोड़ से भी ज्यादा का लोन बुक था। उन्होंने अपनी लोन बुक को 36% के आसपास पे बढ़ाया। इनका अगर मैं आपको लोन बुक साइज बताऊं तो 700 करोड़ रुपीस के आसपास का इनका लोन बुक है। तो मतलब 10 गुना बड़ा, बल्कि 11 गुना बड़ा लोन बुक वाला कंपनी आपसे ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है, आपसे 20% ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है। तो उसको एक प्रीमियम वैल्यूएशन दूंगा मैं, उसमें मेरे को ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। वो उसके पास एक प्रीवियस हिस्ट्री भी है कि उन्होंने ढंग का काम कर रखा है। तो मैं आपको एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्यों ही देखूंगा जब आप उनसे कम ग्रोथ कर रहे हो। यहाँ की अगर हम देखें, अगर स्टार हाउसिंग फाइनेंस के बारे में भी देखें, तो स्टार हाउसिंग फाइनेंस के पास एक पॉजिटिव ये तो है कि भाई हम ज्यादा ग्रोथ लेके आ रहे हैं। हम 46-47% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहे हैं। यहाँ पर तो वो भी नहीं देखने को मिल रहा। तो ये इतना अच्छा रिजल्ट मेरे को लगा नहीं। यहाँ पर कोई पर्सनली बहुत बहुत अच्छी चीजें कंपनी ने दिखाई नहीं। तो 29% के आसपास का हमें एयूएम ग्रोथ आता हुआ देखने को मिला। डिस्बर्समेंट ग्रोथ जरूर 50% के आसपास का था, बट कोई कुछ खास हुआ नहीं। यहाँ पर भी ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं देखने को मिला।
पैट में हमें सिर्फ 8% के आसपास का ही ग्रोथ देखने को मिला। अगर हम इनका लोन बुक सेगमेंटेशन देखने जाएँ, तो 72% ऑफ द लोन आर हाउसिंग और जो बचा हुआ 28% है वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। और ये भी 75% ऑफ द लोन सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी कस्टमर को देते हैं, बचा हुआ 25 ही सैलरीड कस्टमर को देता है। वही नेचर ऑफ बिज़नेस, जितना छोटा कंपनी उतना ही एक्सेस टू क्रेडिट डिफिकल्ट हो जाता है, आपके लिए पैसा उठाना डिफिकल्ट हो जाता है, आपके लिए सस्ते रेट पे पैसा उठाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप भी चाहते हो कि आप लोगों को ज़्यादा यील्ड पे ज़्यादा चार्ज कर पाओ। तो अगर आपको ज़्यादा चार्ज करना है तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी वाले लोगों को ही टारगेट करना पड़ेगा। ये चीज़ भी हमने समझ ली। उसके बाद अगर हम इनका ज्योग्राफिकल स्प्लिट देखें तो हमें पता चलेगा 49% ऑफ द लोन कम्स फ्रॉम राजस्थान। छोटा कंपनी, कॉन्सन्ट्रेटेड कंपनी, बट अच्छे लेवल पे ग्रोथ दिखाना चाहिए ना। देखो कॉन्सन्ट्रेशन से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज आप कॉन्सन्ट्रेटेड हो क्योंकि आपका साइज़ छोटा है, अभी आपने स्टार्ट किया है। आप अगले क्या 10 साल छोटे रहोगे वो डिपेंड करेगा आपकी लोन बुक की पेस ऑफ ग्रोथ पे। वो यहाँ पर कुछ खास आता हुआ देखने को मिल नहीं रहा है। जो कंपनियाँ 10-10, 15-15 हज़ार करोड़ रुपए का एयूएम बना के बैठी हैं, वो लोग आपसे ज़्यादा रेट पे ग्रो कर जा रहे हैं। होम फर्स्ट आपसे ज़्यादा रेट पे ग्रो कर पा रहा है, जबकि उसका तो कितना बड़ा लोन बुक है। तो फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे? आपको तो अपने छोटे बेस का ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए, आपको तो ज़्यादा रेट पे ग्रो करना चाहिए, बट वो चीज़ यहाँ पर होती हुई देखने को मिल नहीं रही। अच्छा जी, चलिए 49% राजस्थान से, 39% गुजरात से, 9% मध्य प्रदेश से और 3% अदर स्टेट से। तो 5-6 स्टेट में इनका कुल मिला के प्रेजेंस है। ये अच्छी कंपनी तब बनेगा जब यहाँ पर 80-90% के आसपास का लोन बुक में ग्रोथ देखने को मिले और ये नए-नए स्टेट्स में एंटर करें। अभी तो ये जो करंट एक्जिस्टिंग ज्योग्राफीज़ है, इनको ही ढंग से पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। यहाँ पर सिर्फ 30%, 29% के आसपास का हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। चलिए जी। अगर हम इनकी एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें तो एसेट क्वालिटी इनका सुधरा ही है। यहाँ पर भी कोई एसेट क्वालिटी के टर्म्स में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इनका एसेट क्वालिटी सुधरा। अगर हम बात करें इनका ग्रॉस एनपीए तो 1.98% के आसपास इनका ग्रॉस एनपीए है और नेट एनपीए 0.6% के आसपास का है। एक तकलीफ वाली चीज़ इसमें जो देखने को मिली कि इनकी 1 प्लस डीपीडी बकेट्स बढ़ गई। थोड़े से जो फर्स्ट टाइम डिफ़ॉल्टर्स हैं, उनका रेट थोड़ा-सा बढ़ गया। बट वो अभी बहुत ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ नहीं है। आगे चल के अगर वो चीज़ ठीक हो जाती है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हमें उसको लगातार ट्रैक करते ज़रूर रहना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं हो कि वो 1 प्लस डीपीडी वाली बकेट लगातार बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बस इतना चीज़ हमें ध्यान रखना है। अच्छा जी। अगर हम बात करें इनकी टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम में 25% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। नेट इंटरेस्ट इनकम में हमें 18% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। बट उसके बाद भी कंपनी अपने पैट को बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि हमें देखने को मिला इनका खर्चा बढ़ गया। इनका खर्चे में 25% के आसपास का इंक्रीज़ आया। अभी खर्चे में इंक्रीज़ आना बहुत बुरी चीज़ नहीं है। अब क्यों बुरी चीज़ नहीं है समझते हैं। छोटा कंपनी है, नई-नई ब्रांच बिठा रहा है। अगर आपने सपोज़ 10 नई ब्रांच बिठाई तो 10 नई ब्रांच के लिए ब्रांच का रेंट भी जाएगा या ब्रांच आपने खरीद ली है तो उसका पेमेंट भी जाएगा। वहाँ पर आप स्टाफ हायर करोगे, उसकी सैलरी दोगे, आप उसका मेंटेनेंस के लिए पैसा दोगे, उसका बिजली-पानी का खर्चा दोगे। ये सारे खर्चे आप दोगे ना, तो वो तो आज के दिन आपको अपफ्रंट करने पड़ गए और वो एयूएम बनाएगा 1 साल में, 6 महीने में। आप ऐसा तो है नहीं कि एक पहले ही दिन वो आपको इतनी कमाई करके दे दे कि वो आपके सारे के सारे खर्चे निकाल दे। तो एक्सपेंडिचर बढ़ना कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक पार्ट नहीं है, बट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और लोन बुक ग्रोथ नहीं बढ़ रहा, वो एक प्रॉब्लमैटिक पार्ट है। तो चलिए, यहाँ पर हमें वो चीज़ ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। चलिए जी, उसके बाद आ जाते हैं हम रेपको होम फाइनेंस के ऊपर। अगर इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें तो 2000 करोड़ 1980 करोड़ रुपीस के आसपास इनका मार्केट कैप है। इनका लोन बुक ग्रोथ तो बिल्कुल ही सटीक, मतलब 7.3% के आसपास का इनका एयूएम में ग्रोथ आया। डिस्बर्समेंट में 0.3% के आसपास का ग्रोथ आया ओवर अ वाईओवाई लेवल और 14,000 करोड़ का इनका एयूएम है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा एयूएम है। अगर हम बात करें, अगर हम एलआईसी को हटा दें, एलआईसी के बाद हमारे देश का सबसे बड़ा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। उनका 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का लोन बुक है। 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के लोन बुक को वो लोग 26% के आसपास में बढ़ा रहे हैं। आपका 15,000 करोड़ रुपए का लोन बुक है, मतलब उनसे 6-7 गुना छोटा लोन बुक है। उसके बाद भी आप सिर्फ कितना 7%, 7-8% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहे हो। तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आपके में मतलब दिमाग लगाने का ही कोई मतलब नहीं बनता। पैट का ग्रोथ भी आपका उतना ही था, 7-8% के आसपास का आपका पैट में ग्रोथ आया। अगर हम लोन बुक सेगमेंटेशन देखने जाएँ तो 74% होम लोन, 26% होम इक्विटी लोन और वही 48% सैलरीड कस्टमर को, 50% नॉन सैलरी 58% 52% नॉन सैलरीड कस्टमर को। इनका लेवरेज भी 5x हो चुका है, मतलब 5 गुना लेवरेज हो चुके हो। अभी तक हम जो कंपनी देख रहे थे, वो ऑन अ लोअर लेवरेज साइड थे। अब देखो
हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए लेवरेज लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेवरेज से ही वो अपने आरओए, आरओई को इम्प्रूव कर सकते हैं। आरओए को तो नहीं, आरओई को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि आरओई का क्या फ़ॉर्मूला है? आरओए इंटू लेवरेज। तो जैसे ही आपका लेवरेज बढ़ेगा, आपका आरओई बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ हमें समझ के चलना पड़ेगा। बट यहाँ पर वो चीज़ है नहीं। आपने कुछ खास उखाड़ा नहीं है, आप उसके उसके बावजूद आप 5x लेवरेज्ड हो, तो मतलब आपने लेवरेज भी ज़्यादा ले रखा है। आपने कुछ ढंग का बाज़ार में उखाड़ा भी नहीं है। कोई ढंग की लोन बुक ग्रोथ भी नहीं लेके आ पा रहे हो, मतलब आपको कुछ चीज़ें ढंग की चल नहीं रही है। ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। अगर हम बात करें, इनके स्प्रेड ज़रूर एक्सपैंड हुए, बट उससे कोई मतलब नहीं है, इनका आरओई नीचे ही जा रहा है। इनका अगर हम देखने जाएँ तो इनका आरओई गिर गया 14.6% पे, इनका आरओए वाज़ फ्लैट एट 3.1%, मतलब चीज़ें ठीक हैं नहीं। अगर इनकी एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें, वो ज़रूर इम्प्रूव हो रहा है और हमें देखने को मिला, इनका ग्रॉस एनपी आ गया है 3.9% के आसपास का, नेट एनपी आ गया है 1.5% के आसपास का, और इनका क्रेडिट कॉस्ट भी लगातार नीचे गिर रहा है और अब फाइनली नेगेटिव में भी आ गया, नेगेटिव 0.1% के आसपास का। बट सिर्फ क्रेडिट कॉस्ट नीचे आ जाने से या एसेट क्वालिटी सुधर जाने से कोई कंपनी अच्छा नहीं बन जाता। कंपनी अच्छा तभी बनेगा जब वो दूसरी कंपनी से मार्केट शेयर कैप्चर करेगा, जब वो दूसरी कंपनी से ज्यादा रेट पे ग्रो कर पाएगा, इंडस्ट्री से ज्यादा रेट पे ग्रो कर पाएगा। जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस वाला स्पेस है, वो पूरा स्पेस ही 20-22% पे ग्रो कर रहा है। 22% की ग्रोथ वाले सेक्टर में अगर आप सिर्फ 7% का ग्रोथ लेके आओगे, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। इनके जोग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में बात करें तो 12 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है, 12 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी में, और इन्होंने 230 ब्रांचेस खोल रखी है। चलिए, ये चीज भी हमने समझ ली। 57% का लोन बुक आता है तमिलनाडु से, 13% आता है कर्नाटका से, 10% आ रहा है महाराष्ट्र से, और 20% आता है हमारे अदर स्टेट से, जो बचे हुए 8-9 स्टेट्स हो गए वहां से आता है। चलिए जी, इस कंपनी के बारे में भी बात हो गई। अब आ जाते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। इसके बारे में बात कर लेते हैं और इसके बारे में थोड़ी-सी ढंग से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये लोगों को लगता है कि बहुत ही सस्ती कंपनी है, क्योंकि ये 0.8 टाइम्स, 0.9 टाइम्स प्राइस टू बुक पे मिल रही है, तो बिलो प्राइस टू बुक मिल रही है और इसलिए लोगों को लगता है ये बहुत सस्ता है। वहीं अगर हम देखने जाएँ, होम फर्स्ट फाइनेंस 3-3.5 टाइम्स प्राइस टू बुक, इंडिया सेंटर 3-3.5 टाइम्स प्राइस टू बुक। तो अच्छी कंपनी लेने की बजाय लोग बाग इनको देखते हैं कि भाई ये तो बहुत वैल्यू प्ले लग रहा है, क्योंकि ये बहुत सस्ता बिक रहा है। तो ये हो सकता है हमारे लिए नेक्स्ट मल्टी बैगर बन जाए, या एटलीस्ट हमें थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे दे। तो इसकी भी कहानी देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर क्या कहानी हो रही है। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से, तो 29,400 करोड़ रुपीस के आसपास इनका लोन बुक है। सॉरी, 29,400 करोड़ रुपीस के आसपास इनका मार्केट कैप है। अगर हम इनके एयूएम ग्रोथ के बारे में बात करें, तो 6% के आसपास का इनका एयूएम ग्रोथ है, 2% के आसपास का इनका डिसबर्समेंट का ग्रोथ है। मतलब आप कैसे पैसा बनाओगे ऐसी कंपनी में? आप चाहे प्राइम लोन कर रहे हो, चाहे आप अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में लोन कर रहे हो, आपको ग्रोथ तो लेके आना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम लेटेस्ट जीडीपी का भी फिगर देखें ना, 5.8% तो हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। 5.8% जीडीपी में आप 6% का लोन बुक ग्रोथ कर रहे हो। मतलब आप बहुत ही खराब नंबर है ये, मतलब इन्फ्लेशन के बराबर आप अपनी लोन बुक को ग्रो कर पा रहे हो, मतलब क्या ही करोगे आप? आप कम से कम 25-30% के आसपास का ग्रोथ दिखाओ, तब तो बात बनेगी कि भाई हाँ, ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। अब ये क्या कर रही है? ये अपना मार्केट शेयर धीरे-धीरे छोड़ रही है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। ये होम फर्स्ट जैसे प्लेयर, इंडिया शेल्टर जैसे प्लेयर, या कोई छोटे रीजनल प्लेयर, या आके इस कंपनी का मार्केट शेयर सिर्फ कैप्चर कर रहा है। इस कंपनी का मार्केट शेयर खत्म कर रहा है। यहाँ पर कोई भी चीज़ हमें अच्छी देखने को मिल ही नहीं रही। और जब बाज़ार में कोई चीज़ में ग्रोथ आ नहीं रहा ना, तो वो आपको 0.8 छोड़ो, वो आपको 0.4 टाइम्स, 0.2 टाइम्स प्राइस टू बुक भी मिल जाएगा, और वो फिर भी वैल्यू प्ले नहीं रहेगा। आप उसमें फिर भी कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। अनलेस एंड अंटिल आपकी कंपनी अच्छा कर रही है। अब देखो, समझो, बेसिक इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई दुकानदार अच्छा धंधा कर रहा है, जो दूसरी दुकान के कस्टमर भी तोड़ के अपने पास लेके आ रहा है, अपना कस्टमर बेस बढ़ा रहा है, उसी का प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा। वहीं दूसरी तरफ एक दुकानदार बैठा है, जो अपनी लाख रुपए की दुकान 50,000 रुपए में देने को तैयार है, बट उसकी दुकान पे कस्टमर ही नहीं आता। तो आप वो 50 लाख रुपए की दुकान 50,000 में लेके भी क्या ही कर लोगे, जब आपके पास कस्टमर ही नहीं आएगा। कस्टमर तो जा रहा है उस दुकान वाले के पास, जो कह रहा है कि भाई मेरी लाख रुपए की कीमत है दुकान की, और 2 लाख रुपए मेरे नाम की कीमत है, कि भाई मेरे नाम पे आके मेरी दुकान से लोग सामान लेके जाते हैं, तो मेरी दुकान खरीदनी है तो 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो आप वो 3 लाख रुपए देके शायद कमाई फिर भी कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ 1 लाख रुपए की दुकान के 50,000 रुपए देके। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। चलिए,
थोड़ा-सा और इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अगर आप इनके पैट के बारे में बात करो तो पैट तो इनका फिर भी 23% के आस-पास का ग्रोथ दिखाया। बट वही है, कोई अच्छा ग्रोथ नहीं है ये लोन बुक या इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ से नहीं आया है, ये आपकी एसेट क्वालिटी सुधरने की वजह से आया है। तो इसको मार्केट एप्रिशिएट नहीं करेगा क्योंकि हमें पता है कि इसकी लॉन्जेविटी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि एलआईसी अगले 10 साल तक सिर्फ इस बेसिस पे कि वो अपनी क्रेडिट कॉस्ट सुधारता रहे, एसेट क्वालिटी सुधारता रहे, 23-24% के आसपास का पैट में ग्रोथ लेके आता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ये इस बार ले आया, अगली बार ले आया, एक बार और ले आएगा, उससे ज़्यादा नहीं ला सकता। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपकी एसेट क्वालिटी स्टेबलाइज़ हो जाएगी। आप उससे उसको बेहतर कर नहीं पाओगे। तो जो आपका एयूएम का ग्रोथ है, वही आपका पैट का ग्रोथ रह जाएगा। तो आपका पैट का ग्रोथ जो आज आप 30-24% दिखा रहे हो, वो घट के वही 4-5-6%, 7%, 10% रह जाएगा। फिर आपको कोई 0.8 टाइम्स का भी वैल्यूएशन नहीं देगा। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ठीक है? ये लोग भी ज़्यादा सैलरीड कस्टमर को टारगेट करते हैं। 87% ऑफ द कस्टमर आर सैलरीड, 13% आर सेल्फ एम्प्लॉयड, 85% आर इंडिविजुअल होम लोन्स, 10% आर नॉन हाउसिंग लोन और 5% आ गया हमारे अदर लोन। ये चीज़ भी समझ लिया। इनका होने को आरओई इम्प्रूव हुआ। आरओई इम्प्रूव होके 17% पहुँच गया। आरओए भी इम्प्रूव हुआ, 1.93% पहुँच गया। बट आरओए और आरओई इम्प्रूवमेंट डज़न्ट गारंटी द स्टॉक इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। यहाँ पर लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ नहीं आ रहा। जब तक लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ नहीं आएगा, आपका आरओई चाहे 17 से 170 हो जाए, आपका स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ेगा। आपको लोन बुक ग्रोथ तो लाना ही पड़ेगा। ये चीज़ भी हमने समझ ली। उसके बाद अगर हम बात करें इनके फाइनल मेट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इनका जो एसेट क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुआ। इनका ग्रॉस एनपीए 4% के आसपास पहुँच गया, नेट एनपीए 2.73% के आसपास पहुँच गया। तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए तो हमें देखने को मिल रहा है कि भाई चलो आप साल भर में क्या करोगे, ये जो आप 4% ग्रॉस एनपीए इसको आप 2% ग्रॉस एनपीए ले आओगे या 1.5% ग्रॉस एनपीए ले जाओगे। बट उसके बाद क्या? जिस दिन 1.5% का ग्रॉस एनपी आ गया, उसके बाद आप अपनी क्रेडिट कॉस्ट में इंप्रूवमेंट कैसे लाओगे? उसके बाद अपनी एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कैसे लाओगे? उसके बाद आप नहीं ला सकोगे। जैसे ही आपका एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट बंद हो जाएगा, आपका पैट में ग्रोथ आना भी बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें, यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम में तो डिग्रोथ आया 5% का। मतलब पिछली बार, पिछले क्वार्टर 3 में इन्होंने जितना ब्याज कमाया था, जितना इंटरेस्ट कमाया था, उससे 5% इंटरेस्ट इस बार इन्होंने कम कमाया है। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पर हर चीज़ खराब ही हुई है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अच्छी चीज़ क्या हुई, 85% के आस-पास से इनका क्रेडिट कॉस्ट घट गया। क्रेडिट कॉस्ट घटने की वज़ह से इनका पैट में ग्रोथ आ गया। बट सिर्फ़ क्रेडिट कॉस्ट घटने की वज़ह से अगर आप पैट में ग्रोथ लेके आ रहे हो, तो आपकी पैट के ग्रोथ की कोई इज़्ज़त नहीं है बाज़ार में। कोई कोई भी इसको ऐसा मानेगा ही नहीं कि आपने कोई बहुत बेहतरीन काम किया है। इसकी वज़ह से आज ये कंपनी 0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे बिक रही है। और वहीं जो इंडिया शेल्टर जैसी कंपनियाँ हैं, होम फर्स्ट जैसी कंपनियाँ हैं, वो 3, साढ़े 3, 4 टाइम्स प्राइस टू बुक पे बिक के भी अच्छा रिटर्न बना रही है। उससे ज़्यादा ऊपर निकल रही है और ये यहीं का यहीं पड़ा हुआ है। चलिए, मोटा-मोटी यही थी कहानी। 5 कंपनियों के बारे में हमने बात कर ली। पूरा का पूरा हाउसिंग फाइनेंस स्पेस हमने खत्म कर लिया। अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।